Hello everyone, welcome to our daily news analysis. And in this daily news analysis, who is going to present this thing? Obviously me, because all of you were demanding, भाई खुशबू मैम को वापस ले आइए, प्लीज खुशबू मैम को वापस ले आइए. Ah, थैंक्स अ लॉट. एक्चुअली वो जो हमने चेंजेस किए थे दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल ओनली, बिकॉज कुछ बच्चे जो है वो कमेंट किए हुए थे इन अ नंबर ऑफ डीएनएज कि उनको मॉर्निंग में चाहिए, बट मॉर्निंग में इट वोंट बी पॉसिबल, राइट. बट अभी जो है अभी अब जो है आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया है कि ठीक है खुशबू मैम से ही पढ़ेंगे चाहे रात में ही क्यों नहीं है. देखिए बेटा, एक्चुअली होता क्या है ना कि हम कल का न्यूज़ तो नहीं लेकर के आ रहे हैं ना, आज का ही न्यूज़ लेकर आ रहे हैं. तो आज का न्यूज़ है उसको एनालाइज करना है, उसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सभी चीज़ें करने में टाइम लगता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी क्लासेस होती है ना ऑफलाइन वाली, इसी वजह से ये शिफ्ट किया गया था. इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है. आप में से बहुत सारे लोग जो थे, कुछ लोग वो रिसेप्शन पे कॉल भी कर रहे थे कि मैम कहाँ है, वाई शी इज़ नॉट टेकिंग द डीएनएज. थैंक यू गाइज for so much of love, so much of love. I'm overwhelmed. Thank you. Chalo, so let's get started with our daily news analysis, which is being presented by me, खुशबू. सो हम जो है सबसे पहले देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आज के न्यूज़ एनालिसिस में कवर करने वाले हैं. तो पहला है भोपाल गैस ट्रेजेडी. ये जो PG3 PG जहाँ पे भी लिखा हुआ है दैट इज द पेज नंबर द हिंदू का. ओके, सो भोपाल गैस ट्रेजेडी वी विल बी कवरिंग दिस. क्या था, क्यों हुआ एंड ऑल, वो बहुत सारी चीज़ें वी विल गेट इनटू दैट. इसके अलावा एट 8.2% इंडिया कोर सेक्टर, ये कोर सेक्टर के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो हम ये जानेंगे कि ये कोर सेक्टर है क्या. ओके, तो 5 मंथ हाई, मतलब अभी जो है जून के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है अभी 8.2% पे ये जून मंथ में था, तो दैट वाज रियली वेरी गुड थिंग. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि क्या है इससे रिलेटेड न्यूज़ में. एंड श्रीलंकन एनवॉय बैट्स फॉर लैंड कनेक्टिविटी. यहाँ पे श्रीलंका चाह रही है कि हम इंडिया से, श्रीलंका जो है वो इंडिया से कनेक्ट हो सके लैंड के थ्रू, सो दैट कि जिस तरीके से इंडिया अपनी इकोनॉमी में ग्रो कर पा रही है, अच्छा ग्रोथ देख पा रही है, तो उसी की उसका हेल्प जो है वो श्रीलंका को भी मिले. सो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस ओवर द बॉर्डर लाइन, ये पाकिस्तान में अभी रिसेंटली पाकिस्तान के मॉस्क यानी कि मस्जिद में अभी बहुत ही दुखद घटना क्या, लोग ने जो है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उस चीज़ को लेकर के वी विल टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि इसमें ये चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे जो गैस एंड LPG इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल. एंड अकीरा रैंसमवेयर जो है इसके बारे में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया हुआ है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एवरीथिंग, सो वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल. ये दोनों जो है एडिटोरियल है, और ये हमारा लास्ट वाला जो है दैट इज टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में एक और है EV वाला, दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, चलो let's get started, but before that just in a little bit of information. and information क्या है, information ये है कि हमारा पराक्रम बैच जो है वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, तो यू कैन ज्वाइन, ये सभी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड इसके अलावा NCERT की क्लासेस चल रही हैं, यू कैन ज्वाइन इवन नाउ ऑल दीज थिंग्स. फिलोसफी की ऑप्शनल क्लास सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी. यू कैन जॉइन एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम एंड स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम एज वेल. सो ऑल दीज आर द कोर्सेज, BA MA डिप्लोमा प्लस UPSC प्रिपरेशन, ओनली UPSC प्रिपरेशन, इसमें से कोई भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो. इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी मैम, फीस स्ट्रक्चर कोर्स एंड ऑल, वो कहाँ से पता चलेंगे, तो तथास्तु ICS.com हमारा वेबसाइट है, आप यहाँ पे जा करके वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा आप कहाँ से कांटेक्ट करके आप जो है पूरे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स. ये जो नंबर्स हैं आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन विजिट आवर ऑफिस एज वेल, आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो टू गेट द डिटेल्स. ओके, चलिए, now let's get started with our very first topic, that is on the भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो यहाँ पर बोल रहा है, ये जो न्यूज़ है, 337 मेट्रिक टन ऑफ अनडिस्पोज्ड टॉक्सिक वेस्ट एट भोपाल डिजास्टर साइट. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भोपाल डिजास्टर जो हुआ था जहाँ पे, वहाँ पर अभी इतना है,
अभी भी इतना है। एंड माइंड इट कि ये 1984 1984 में हुई दुर्घटना है जो कि आज भी चल रही है। दिस इज इवन कंटिन्यूइंग इवन नाउ, ये आज भी चल रही है इन द सेंस कि उसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम लोग हिरोशिमा नागासाकी का देखते हैं, इसमें क्या सीन है, हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो भी चीज़ें वहाँ पे जो एटॉमिक बॉम्ब हुआ वहाँ पे फेंका गया था, तो उसको गिराया गया था वहाँ पे, तो उनकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो आज की जनरेशन्स में भी देखने के लिए मिलता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे जो गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसका इम्पैक्ट अभी भी देखने को हमको मिलता है। एंड इसके इम्पैक्ट सिर्फ जीन्स में, इंसानों में ही नहीं, बल्कि सॉइल भी पॉल्यूटेड हो चुका है एंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो चुके हैं। ये और फर्दर और खराब सिचुएशन हो जाएगी अगर यहाँ पर ये जो टॉक्सिक वेस्ट है इसको अगर नहीं हटाया गया तो। दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड। यहाँ पर ये भी चीज कही गई है, ये जो 337 मेट्रिक टन की बात जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 0.05% है टोटल टॉक्सिक वेस्ट का, सिर्फ 0.05% है टॉक्सिक जो वेस्ट है उसका, बस उतना ही पार्ट है। और ये सभी जो है वो अभी तक नहीं हटाया गया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में आपको तो बताई दे कि रीज़न क्या है। एक बार हम ये न्यूज़ कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो इतनी ज़्यादा दुखद घटना क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न थे, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने पहले वार्निंग्स भी दिए थे एंड डायरेक्शन भी दिया था कि भाई आप ये जो 337 मेट्रिक टन हजार्डियस मटेरियल्स जो हैं, ये वेस्ट जो आपने स्टोर करके अभी तक रखा हुआ है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जहां से ये गैस जो है वो रिलीज हुई थी, वहां पे ये मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल अभी भी है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो साइट पे अभी तक पड़ा हुआ है उसको वहां से अभी तक आपने डिस्पोज क्यों नहीं किया, उसको अभी तक जो है वहां से हटाए क्यों नहीं, इट इज येट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। हालांकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्होंने जो है दे हैड सबमिटेड टू दैट ऑफ द ग्रीन कोर्ट कि इतना सारा चीज जो है वो अभी भी डिस्पोज करना बाकी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बात कही है। वहीं पे ही ये एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आपको पहले बोल दिया गया था तो आप जो है वो अभी तक ये काम क्यों नहीं किए, इसको अभी तक डिस्पोज क्यों नहीं किया गया है। यहाँ पे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी। एंड ओवरसाइट कमेटी मीटिंग ऑन जून 19 विच वाज हेडेड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर recommended the Department of Expenditure to release 126 crore rupees for the remediation and disposal of this much of toxic waste। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो कह रही है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी जून 19 को, एंड वहां पर डिस्कस किया गया था कि हम 126 करोड़ रुपए 126 करोड़ रुपीस जो है वो रिलीज करने की बात हुई है। वो ये जो 337 मेट्रिक टन टॉक्सिक वेस्ट जो है उसको वहां से हटाने के लिए, डिस्पोज करने के लिए ये बात जो है यहाँ पर बोली गई। यहाँ पर लेकिन जो UCIL साइट है जहां से कि ये पूरी गैस ट्रेजेडी की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से वहां पे 1 मिलियन टन जो है वो अभी contaminated soil है। UCIL site contains about 1 million tons of contaminated soil, around 1 tons of mercury spillage and nearly 150 tons of underground dumps। मतलब इतनी सारी चीजें अभी भी हैं। सॉइल जो है वो कंटामिनेटेड, गंदी, पोल्यूटेड सॉइल, वो यही गैस ट्रेजेडी की वजह से वहां पे जो पोल्यूटेड सॉइल है वो अभी भी वहीं पे ही है। मरकरी जहां पर पड़ी हुई थी, स्पिल हुआ था, वो 1 टन मरकरी स्पिलेज वहां पे हुआ था, वो भी अभी वहीं पे ही है। इसके अलावा 150 टन 150 टन अंडरग्राउंड डंप्स है, अंडरग्राउंड करके उसको जो डंप करके रखा हुआ है वो सारी चीजें अभी तक वहीं पे ही है। एंड ऑल दीज नीड्स द कॉम्प्रेसिव असेसमेंट। इन सभी को जो है प्रॉपर तरीके से स्टडी करना और उसको प्रॉपरली जो है डिस्पोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
2022 में इन 2022 एनजीटी अपॉइंटेड कमिटी हैड फाउंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन ऑफ सॉइल। एनजीटी की एक कमेटी बिठाई थी, उनमें उन्होंने यहाँ पे ये चीज फाइंड किया कि भाई पॉसिबिलिटी है कि जो सॉइल है वो भी कंटामिनेट हो जाएगा, एंड इन्होंने स्पीडी डिस्पोजल की बात करी थी 2022 में। एंड यहाँ पर जो है इस साल 19 जून 19 को जो है यहाँ पे मीटिंग करके अभी जो है वो पैसे रिलीज करने की बात हुई है। और ये सब चीज जो ऑन ग्राउंड लेवल पे कब तक होगा, वी डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये कब तक होगी। अभी इसके अलावा ये भी बात कही गई थी कि 2022 में मार्च में ही कि सीरियस अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एज वेल एज apathy and failure of authorities are concerned over here। तो ग्रीन कोर्ट ने ये चीज कहा कि भाई बहुत ही सीरियस अनसैटिस्फैक्टरीली जो है वो सारा काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि इसकी अगर ये सारी चीजें डिस्पोज नहीं होंगी तो ये फर्दर लोगों को और इम्पैक्ट करती जाएंगी। तो वो सारी चीजों को डिस्पोज करना प्रॉपर तरीके से इज वेरी मच नीडेड ओवर हियर एंड दिस हैज टू बी डन। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, कंसर्न का मैटर है कि ये अभी तक भोपाल डिजास्टर साइट के इधर से ये सारी टॉक्सिक मटेरियल्स क्यों नहीं हटे। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी ये कब हुई। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ। 2-3 दिसंबर मतलब क्या है कि रात में, लेट नाइट में, 2-3 दिसंबर 2 और दिसंबर 3 के बीच का टाइम पीरियड है जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ। अब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि भोपाल में ये यूनियन कार्बाइड, क्या नाम है इसका यहाँ पर, यूनियन कार्बाइड, ये एक अमेरिकन कंपनी है। वहां पर ये जो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करने के लिए एक कंपनी इन्होंने सेटअप करी थी। ठीक है, अब क्या था ये लोग ये प्रोड्यूस कर रहे थे मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये चीज ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये जो है एक बहुत ही डेंजरस, ये क्या है, ये एक बहुत ही डेंजरस पॉइजनस गैस है जो कि लीक हो गया ऑल ऑफ अ सडन 2 दिसंबर की मिडनाइट को। तो ये मिडनाइट में हुआ और वही चीज जो है वो फर्दर कंटिन्यू भी कर गई थी। एंड यहाँ पर जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, दिस इज समथिंग विच एक्चुअली कॉज्ड दी ट्रेजेडी। तो यहाँ पर जो है ये गैस लीक हुआ जिसकी वजह से क्या है कि फर्दर बहुत सारे रेपरकशंस हमको देखने को मिले, क्योंकि मिडनाइट में ये चीज हुई थी। पीपल वर स्लीपिंग, स्मॉल किड्स दे वर स्लीपिंग। आप एक बार सर्च करिएगा, मैंने वो इमेजेस यहाँ पे नहीं डाले हैं, बहुत बहुत दर्दनाक वाले इमेजेस हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक। देयर इज अ गर्ल चाइल्ड, एक बेबी है जिसका की आईज ऑलमोस्ट एकदम खड्डे, ऐसा लग रहा है कि गड्ढे हो चुके हैं, वो उस तरीके से उसका फेस इज देयर एंड दैट इज रियली वेरी वेरी पेनफुल जो है उस टाइप के आप एक बार गूगल करके देखिएगा, दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन सी ओवर देयर। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो है क्या क्या चीजें हुई, पहले एक बार हम वो देख लेते हैं, फिर मैं समझाती हूँ कि इससे पहले की इमेज का क्या मतलब है ये। ठीक है, UCIL ये एक कंपनी, दिस वाज द वन जो कि ये इंसेक्टिसाइड प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, एंड ये जो कार्बरल है इसको डिस्कवर किया गया था अमेरिकन कंपनी दिस यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसको कि which owned a significant amount there in the UCIL। ठीक है, तो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन है उसका अच्छा खासा शेयर था इसमें UCIL में, जो कि यही जो है which was responsible for producing methyl this isocyanate। ठीक है, आइसोसाइनेट जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक, बहुत एक्सट्रीमली डेंजरस है व्हेन इट कम्स टू दी हेल्थ ऑफ द ह्यूमन। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जब ये गैस लीक हुई, व्हेन दिस गैस वाज लीक्ड,
गैस है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट एट वन प्लेस। ये एकदम एयर जिस तरीके से स्प्रेड करती है तो वैसे ही ये एकदम से स्प्रेड करने लगे, जैसे ही ये लीकेज हुआ वैसे ही। यहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोग थे वो दे वर स्लीपिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड कफिंग, उनको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी एंड अजीब सा स्मेल हो रहा था एंड स्लोली स्लोली उनकी बॉडी जो है वो काम करनी बंद कर दी। लैक्स ऑफ पीपल डाइड, ऑल थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल दे डाइड। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो इससे बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से इम्पैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, दे आर द वन हु वर इम्पैक्टेड, हु वर एक्सपोज्ड, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इससे इम्पैक्टेड हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियल इफेक्ट्स क्या हुए, कफिंग। ऑब्वियस ही बात है, जब अचानक से कुछ अजीब सी होती है तो आप खांसने लगते हो ना, तो कफ करने लगे लोग, सफोकेशन सी उनको फील होने लगी, फिर आई इरिटेशन होने लगा कि ये क्या हो रहा है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगे, ब्रेथलेसनेस होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी लोगों को, स्टमक पेन होने लगे लोगों को, क्योंकि गैस ने अपना काम करना आपकी बॉडी पे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो लोग हैं वो वॉमिट करने लगे एंड उसके बाद ब्लेफेरोस्पाज्म, यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होने लगा आई लिड्स में एंड फाइनली धीरे धीरे करके दे डाइड। इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई ये गैस ट्रेजेडी की वजह से। अब यहाँ पर आप जो है कुछ इफेक्ट्स देख लीजिए कि इन सबके इफेक्ट्स क्या हो रहे थे। एक तो आप देख सकते हैं कि डेथ टोल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे जो लोग थे मरने लगे। तो यू कैन सी कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट ओनली अफेक्टिंग द ह्यूमंस बट एनिमल्स जो थे उनकी भी डेथ हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। सिर्फ जो है यू कैन नॉट से ओनली द ह्यूमंस बट द एनिमल्स वर आल्सो अफेक्टेड एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो एनिमल्स के ऊपर देखने के लिए मिला। दे आल्सो डाइड, इंडिकेटिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द फ्लोरा एंड ऑन द फ्लोरा एंड फौना। प्लांट्स जो है, एनिमल्स जो है वो सभी दे ऑल ऑफ देम started they died basically। ट्रीज जो है वो कुछ ही दिन में उनकी भी ट्रीज जो है वो भी खत्म होने लगे। they also started dying because and the fear of contamination led to the scarcity of the supplies also because हर एक चीज कंटामिनेटेड थी, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ से पानी पिए कहाँ से नहीं पिए, ऑल ऑफ अ सडन इतनी सारी चीजें हो रही थी कि एक कंप्लीटली केओस था। यू कैन इमेजिन, आप बस इमेजिन करो इस चीज को कि एक फैक्ट्री है, वहां से गैस लीकेज हुआ एंड पूरा का पूरा जो है वो गैस इस तरीके से लीक कर रहा है एंड वहां पे पूरे एयर में है, आपके आसपास है, यू आर ब्रीदिंग एंड उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं आप देख सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली डेथ इज दी ओनली थिंग। फिशिंग एक्टिविटीज जो थे उसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया क्योंकि वाटर भी कंटामिनेट हो गया था इस वजह से। मार्च 1985 में इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो भोपाल गैस लीक एक्सीडेंट एक्ट जो है वो लेकर के आए, जिसके अंतर्गत इन्होंने लीगल अथॉरिटी दिया इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ऑल द विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट रिगार्डलेस ऑफ ऑल देयर लोकेशन ओवर देयर इन इंडिया और द अब्रॉड वे, नो मैटर वेयर दे वर, इफ दे आर इम्पैक्टेड इन एनी वे द गवर्नमेंट विल बी रिप्रेजेंटिंग देम। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा जो यंग इंडिविजुअल्स थे दे वर एक्सपोज्ड टू द गैस। नियोनेटल डेथ रेट जो है वो 200% इंक्रीज हो गया था, 200%। आप यहाँ पर देखिए जो स्टिल बर्थ रेट है वो 300% इंक्रीज हो गया। उसके अलावा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 200% हो गया। क्रिमेशन, मास्क बरियल्स एंड क्रिमेशंस जो थे वो होने लगे। आप इमेजिन करो जिस तरीके से कोविड में हो रहा था उससे भी भयानक आप यहाँ पर देख सकते हो। फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे यू कैन सी फ्लोरा एंड फौना जो थे दे वर ऑल्सो सीवियरली impacted, they also suffered, large number of animals also died. So all these kind of things were happening all because of this UCIL, and he is the person CEO of the UCC के चेयरमैन एंड CEO, इनके खिलाफ केस चलाया गया। इनको बोला गया कि भाई आपको जो है
पेमेंट करना होगा 5 मिलियन टू 10 मिलियन डॉलर्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट द विक्टिम्स। विक्टिम्स को जो है फेडरल यूएस में जो है इनके ऊपर केस चला, फेडरल कोर्ट ने कहा वहां का कि भाई आपको 5 से 10 मिलियन जो है वो आपको देना पड़ेगा विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे यूसीसी ने कहा कि भाई हम जो है 5 मिलियन देंगे, कहीं कहीं पे ये नंबर थोड़ा डिफर करता है। लेटर ऑन इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑफर को जो है वो रिजेक्ट करे एंड इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3.3 बिलियन डॉलर्स जो है ये इस चीज़ की मांग करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आपने जो है गलती किया है, बहुत बड़ी गलती की है एंड इसकी इतना पैसा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डू दी भरपाई करने के लिए। इवेंचुअली 1989 में यूसीसी ने कहा कि हम 470 मिलियन डॉलर्स जो है वो देने के लिए तैयार है अगर ये जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है एंड दे प्रॉम्प्टली पेड इट ऑल्सो। तो कहाँ पे 5 मिलियन एंड यहाँ पर जो है 470 मिलियन डॉलर्स देने के लिए रेडी हो गए। वॉरेन एंडरसन जो है इनके ऊपर चार्ज किया गया मैन स्लॉटर बाय भोपाल अथॉरिटीज इन 1991। मैन स्लॉटर का जो है इनके ऊपर केस चला एंड इनको फ्यूजिटिव जो है वो घोषित कर दिया गया था 1992 में भोपाल कोर्ट के द्वारा ये चीज कर दिया गया, लेकिन इनके ऊपर जो है कोई केस कुछ भी जो है वो नहीं कर पाया जा सका एंड फाइनली 2014 में जो है वो इनकी डेथ हो गई बिकॉज ही वॉज द हेड। सो ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऊपर केस तो बनता ही है। बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से यू कैन सी कि उस टाइम जो फीटस थे राइट उस टाइम जो फीटस थे वो भी डिफॉर्म्ड तरीके से जो है वो हो रहे थे। एज यू कैन सी दिस इमेज डॉक्टर सतपथी एट हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल विद द फीटस ऑफ गैस विक्टिम्स। जो गैस विक्टिम्स के फीटस थे वो आप देख सकते हो कि वो उनकी डेथ नहीं हुई, वो जो गैस विक्टिम थी, लेकिन उनके बच्चों पे कितना भयानक जो है वो असर पड़ा है, कैसे डिफॉर्म्ड तरीके से है। इमेजिन और आज भी आपको जो है उनके बॉडी में डिफॉर्म्स जो है वो देखने को मिलेगा, वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही है दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये एक तरीके से कॉर्पोरेट क्राइम है ये, बिकॉज देयर वर सीन कि बहुत सारे जो थे वहां पर दिक्कतें देखने को मिली थी, बट उन सारी दिक्कतों को लीकेजेस होने के चांसेस थे और ये पॉइंट पहले किया गया था, उसके बाद भी जो है उन्होंने उस चीज के ऊपर काम नहीं करे इन ऑर्डर टू टाइटन देयर थिंग कि भाई हम जो है कोई किसी तरीके की लीकेज नहीं होने देंगे, बट दे डिडंट वर्क इन दैट डायरेक्शन। लेकिन भाई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता में अब यू कैन सी कि व्हाट हैपेंड। इसी में हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में भी पढ़ा, तो ये होता क्या है वो देख लेते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी, इसको एस्टैब्लिश किया गया था एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के तहत, 2010 का ये जो एक्ट है उसके तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये इसका जो मेन लोकेशन है वो कहाँ पर है एस्टैब्लिश, तो दैट इज देयर इन दी न्यू दिल्ली। इसके अलावा ये और 4 जगहों पे हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में भी जो है इनके ऑफिसेज आपको मिलेंगी। NGT, it is obliged in order to resolve applications or appeals within a period of 6 months। ये 6 महीने में जो है इनको कोई भी जो एप्लीकेशन दिया जाता है उसको रिजॉल्व करना है, उस एप्लीकेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, जो भी एक्शन लेना है 6 मंथ्स के अंदर ये काम जो है वो हो जाना चाहिए, विदिन 6 मंथ्स। okay, within 6 months from the date of the filing, from the date of the filing this has to be done। now the composition of NGT का composition क्या है, यहाँ पर एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे एंड एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। इनकी टेन्योर क्या होगी, 5 इयर्स की टेन्योर होगी एंड दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, उनको दोबारा रीअपॉइंटमेंट का चांस जो है वो नहीं मिलेगा एनजीटी की बोर्ड में। जो अपॉइंटमेंट होती है चेयरपर्सन की वो करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड ये किसके साथ बैठ करके, किसके साथ विचार करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके साथ विचार करके इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स जो होते हैं इनका सिलेक्शन भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बाय फॉर्मिंग दी सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी फॉर्म किया जाता है एंड वो जो है इस चीज को चूज करते हैं। यहाँ पे
ट्रिब्यूनल में कम से कम 10 लोग होंगे और मैक्सिमम 20 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स या फिर एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। कम से कम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम 20, उससे ज्यादा जो है इसमें मेंबर्स नहीं होंगे। पावर्स क्या है ट्रिब्यूनल के पास, तो इसको सेटअप किया था इन ऑर्डर टू एंश्योर द prompt and efficient resolution, prompt or efficient resolution of cases concerning environmental protection and conservation of forests and natural resources। ठीक है, इसके अलावा ये एक appellate jurisdiction है जो कि एक कोर्ट की तरह हियरिंग करती है, अपील्स को सुनती है एंड उसके ऊपर जो है ये अपने फैसले देती है। ट्रिब्यूनल जो है इज नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसको ये फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। किस चीज को, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की किस तरीके से कंडक्ट करना है उस चीज को लेकर के ये नहीं है बाध्य। इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की क्या जो है यहाँ पे सही होगा उसके हिसाब से ये फैसले देती है, ना कि इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग दे विल बी वर्किंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करती है। ये क्वेश्चन है 2019 के मेंस से 200 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, 10 मार्क्स का। ठीक है, 2019 का है वो, ये डिजास्टर के ऊपर ही है तो लिंकेज है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया। राइट, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी तो आप वहां से जो है इसको देख लीजिएगा एंड यू कैन राइट द आंसर। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू दी कोर सेक्टर। ठीक है, इंडिया का जो कोर सेक्टर है इससे रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि जून मंथ में 5 मंथ हाई था 8.2%, यहाँ पे जो कोर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाता है दिमाग में, आपको आना चाहिए कि मैम ये कोर सेक्टर है क्या। कोर सेक्टर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 8 सेक्टर्स हैं जिनको कि कोर सेक्टर कहा जाता है, जहां पर किसी तरीके का अच्छा काम होना वो इकोनॉमी को अच्छा डायरेक्शन में ले जाएगा, और अगर नेगेटिव जाता है तो इकोनॉमी जो है उसके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इनको कोर सेक्टर जो है वो कहते हैं। दीज आर द की इंडस्ट्री दैट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, 2 टाइम्स ये बड़े, इकोनॉमी पे भी उसी टाइप से जो है वो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, लेकिन डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर भी उसका असर देखने के लिए मिलेगा। इन मोस्ट नेशंस द core industry is one that underpins all other industries। most of the nations की अगर बात करें तो core industry वो इंडस्ट्री होती है जो कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज को लेवल डाउन करके रखी रहती है और उनका अपर हैंड रहता है। अब यहाँ पे जो है ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। क्रूड ऑयल, सीमेंट, स्टील, कोल, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट ऑफ द नेचुरल गैसेस, ये सभी के सभी क्या है, कोर इंडस्ट्री है। ठीक है, अब कोर इंडस्ट्री में यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स इनके बारे में हम जान लेते हैं। जब IIP की बात आती है यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात आती है, तो ये जो कोर इंडस्ट्री है, ठीक है, जब ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात आती है तो ये जो सेक्टर्स है, ये जो कोर सेक्टर्स है, इनका वेटेज इसमें कितना हो जाता है 40.27%। ये 8 का सिर्फ इतना है, 40.27% है। एंड ये इकोनॉमिक सेक्टर का एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट नंबर है। 40.27% सिर्फ 8 सेक्टर के लिए बहुत बड़ा होता है। बहुत ही माइन्यूट नंबर जो है वो दिए जाते हैं सेक्टर्स को, लेकिन ये 8 मिलकर के 40.27% जो है वो बनाते हैं। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सभी मिलकर के जो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर काम करते हैं। दे प्रोड्यूस दिस थिंग, ये तीनों मिलकर के, ठीक है, ये सभी मिलकर के इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हर मंथ में जो है इसकी इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रोडक्शन ऑफ कोल, जिसमें कि दिस कोकिंग
कुकिंग कोल जो है वो नहीं इंक्लूड किया जाता है। नेचुरल गैस, जितना भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो रहा है वो इसमें इंक्लूडेड रहेगा। स्टील में ओनली नॉन एलॉय एंड एलॉय स्टील आर प्रोड्यूस्ड। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में टोटल आउटपुट ऑफ रिफाइनरी, कितने रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है वो आ रहे हैं, तो टोटल आउटपुट कितना आ रहा है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो भूटान भी जो है वो हमसे इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है and produces it using the nuclear hydro and thermal energy। इसे हम जितना भी जो प्रोड्यूस करते हैं वो सारी चीजें। क्रूड ऑयल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है क्रूड ऑयल का वो इसमें इंक्लूड होगा। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, अब चाहे लार्ज ऑपरेशंस में हो या फिर छोटे जगहों पे हो, लेकिन टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है वो। एंड फाइनली जो है फर्टिलाइजर्स इसमें आते हैं, जिसमें कि सुपर फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट एंड कॉम्प्लेक्स ग्रेड फर्टिलाइजर्स, ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। अब इनकी भी लेवलिंग होती है, ठीक है, इनकी भी जो है वो लेवलिंग होती है कि सबसे ज़्यादा ये 8 जो सेक्टर्स है, इसमें 8 सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी आती है, तो वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर दिया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे 40.27% है ना इनका टोटल वेटेज IIP में, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री का। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, फिर स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, फिर आता है नेचुरल गैस इंडस्ट्री, फिर आती है सीमेंट इंडस्ट्री, एंड देन लास्ट में आती है दिस फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। तो ये सभी इंडस्ट्री का जो है वो वेटेज के हिसाब से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। नाउ द क्वेश्चन, ये आपका 2015 का सवाल है, ये प्रीलिम्स का, ठीक है। In the index of 8 core industries, which one of the following is of the highest weight? अब यहाँ पर आपको 4 जो है दिए हुए हैं कोर इंडस्ट्रीज दी हुई हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से हाईएस्ट किसका है, ठीक है। तो कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड फर्टिलाइजर था, ठीक है। तो फर्टिलाइजर तो एंड में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सबसे ऊपर है, तो आंसर क्या आ गई आपकी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका वेटेज इन सभी में जो है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आता है, ये अपडेट है, इसमें कुछ बताना नहीं है, बस आप लोगों के लिए अपडेट है कि इसरो ने अभी बताया है कि जो चंद्रयान है वो यहाँ से निकल चुका है एंड बहुत जल्दी जो है वो लूनर ऑर्बिट में एंटर कर जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम। तो अभी रिसेंटली ये चीज आया है कि 75.51 लाख हाउसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत। यू मतलब अर्बन है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है इसको कवर कर लिया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि मिनिस्ट्री में यहाँ पे जो है पॉइंट रखी गई, क्या बोल रहे हैं कि सेंटर ने 1.48 लाख करोड़ रुपीस की असिस्टेंस जो है वो दी थी स्टेट गवर्नमेंट्स को। एंड जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये एक फ्लैगशिप मिशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जा रही है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो ये मिनिस्ट्री का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ईयर में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। अब इनके बारे में जो है हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। एंड ये एक फ्लैगशिप मिशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको कि 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम क्या है, ये जो अर्बन हाउसिंग की कमी है
ठीक है। EWS एंड LIG और MIG जो कैटेगरीज के जो हैं लोग, इनको, जिसमें कि स्लम ड्वेलर्स भी आते हैं, स्लम में जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों को घर प्रोवाइड करने का काम है यहाँ पर। एंड यहाँ पे कहा था इन्होंने, जो पक्का हाउसेज हैं, जो भी अर्बन हाउस होल्ड एलिजिबल हैं इसके लिए, उनको 2022 तक दे दी जाएंगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी जो है फाइनली, लेकिन फिर भी चल रहा है। नाउ दिस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच है कि जिस हिसाब से हाउसिंग की शॉर्टेज होगी, लोग हैं वहाँ पे, उनको प्रोवाइड करना है, तो उसके हिसाब से जो है डिमांड असेस होगा, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है फिर पैसे की मांग करेंगी, एंड फाइनली जो है फिर उनको घर बना करके दिया जाएगा। मिशन जो है वो पूरे के पूरे अर्बन एरिया को कवर करती है, इंक्लूडिंग द स्टैट्यूटरी टाउन्स, नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, या फिर कोई भी जो अथॉरिटी है अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन जो this entrusted with the functions of urban planning and that of the regulations, तो वो सभी जो है इस मिशन के अंतर्गत इन्वॉल्व होंगे, उनको जो है लगाया जाएगा। यहाँ पे जो भी हाउसेस होंगी इसमें, उसमें आपको बेसिक एमिनिटीज सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड किचन रूम। ठीक है, ये तो आपको बेसिक सारी चीजें मिल गई, और क्या चाहिए आपको, सभी चीज तो मिल ही रहा है। इसके अलावा ये जो मिशन है ये प्रमोट करता है विमेन एम्पावरमेंट, एंड ये कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग द ओनरशिप ऑफ द हाउसेस ऑन इन द नेम ऑफ द फीमेल मेंबर्स और इन द जॉइंट नेम। आप जो है फीमेल के नेम पर लो आपकी फैमिली में, या फिर जो है जॉइंट, जैसे जॉइंट खाता होता है ना, वैसे ही जो है आप इसको अपने नाम पे करवा सकते हो। प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, SCs हैं, STs हैं, OBCs हैं, माइनॉरिटी हैं, सिंगल विमेन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या फिर कोई भी वीकर या फिर वल्नरेबल सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी में, उन सभी को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाकी सब बाद में आते हैं। ओके तो इनका प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू दी श्रीलंका एंड इंडिया। IR है ये हमारा। श्रीलंकन एनवॉय बैट्स फॉर लैंड कनेक्टिविटी। यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं, ये जो पूरा में क्रक्स अगर मुझको बताना हो तो क्रक्स वो यही है कि ही इज सेइंग कि हमको लैंड कनेक्टिविटी चाहिए इंडिया से। सो दिस इज इंडिया एंड दिस इज श्रीलंका, एंड यहाँ पर जो है राम सेतु है। तो ही इज एक्चुअली सेइंग कि हमको एक लैंड कनेक्टिविटी चाहिए इंडिया से, कि डायरेक्टली जो है आना जाना हो सके, टूरिज्म हो, एंड जो भी ट्रेड एंड वेरियस चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम आदान प्रदान कर सके। एंड जो बेसिक मोटो है इसके पीछे, तो इनका जो बेसिक मोटो इसके पीछे है दैट इज द ग्रोथ। ठीक है, एंड वो ग्रोथ कैसे होगी, इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इतना रिसेशन अभी रिसेंटली आया ना कि जर्मनी जो है वो रिसेशन के टाइम पीरियड में से बाहर आ चुका है, जो पहले अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें हो गई थी, अब वो उस चीज़ से उबर चुका है। तो अब इंडिया, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बावजूद इंडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है। तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जो जिस तरीके से अभी श्रीलंका की इतनी बुरी हालत हुई थी, वो दोबारा वैसा सिचुएशन नहीं हो, और इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ हम भी ग्रो कर सके, उसकी इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, इसी वजह से दे वांट दी कनेक्टिविटी ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, एंड यही पॉइंट जो है ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। लैंड कनेक्टिविटी इज असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग आइलैंड्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं श्रीलंका के एनवॉय है, ही इज एक्चुअली सेइंग कि लैंड कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में, ताकि क्या हो सके कि ग्रोथ हो सके, सिग्निफिकेंट ग्रोथ दोनों ही जगह पर हो सके। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस तरीके से यूके और यूरोप के बीच में, क्योंकि यूके इज एट डिफरेंट प्लेस एंड यहाँ पे जो है वो यूरोप है, इनके बीच में जिस तरीके से चैनल टनल है, वैसा ही कुछ जो है हमको इंडिया और
पार्टनरशिप श्रीलंका के बीच में भी करना चाहिए, सो दैट वी कैन ग्रो एज वेल, सो दैट हम जो है ट्रेडिंग कर सके, सारी चीजें आराम से और अच्छे से कर सके। यहाँ पर ये जो पॉइंट जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब भी लैंड कनेक्टिविटी की बात आती है, कनेक्टिविटी की, तो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाली बात आती है, तो दैट इज बिटवीन दैट इज दी राम सेतु। ठीक है, तो ये राम सेतु है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इमेजिन करो हमारे जो हैं एंसेस्टर कितने ज्यादा लॉजिकली ये सारे काम किए थे कि उन्होंने जो जो सेतु बनाया भी, तो उन्होंने वो रूट चूज करी जो कि शॉर्टेस्ट थी। और आपको शायद याद होगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक बार ये चीज डिसाइड भी कर लिया था कि इसको डिसमेंटल करके हम इसको लैंड कनेक्टिविटी बना भी दें, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा आवाज भी उठी थी इस चीज को लेकर के कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो हमारे जो है कंट्री के हिस्ट्री से कनेक्टेड है। और यू कैन से, अगर हिस्ट्री नहीं बोलना चाहते हो तो माइथोलॉजी भी बोल सकते हो, बट इट इज कनेक्टेड। जस्ट इमेजिन कि थाईलैंड जो है वो भी इस चीज को, जो रामायण को है अपना नेशनल एपिक के तौर पे लेकर के चलता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, जो कि हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के। तो ये जो है शॉर्टेस्ट रूट है, तो यहाँ पे रूट एस्टेब्लिश करने की, यहाँ पर जो है राम सेतु, जिसको कि एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु और मन्नार आइलैंड जो है श्रीलंका का, उसको कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो है किसी तरीके की कोई फोकस नहीं करी गई, क्योंकि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसको इंस्टिगेट कर सकता है कि लैंड अगर कनेक्टिविटी करनी ही है तो दूसरे तरीके से की जाए, ना कि बाय डूइंग दिस थिंग। नाउ द अनदर पॉइंट ओवर हियर इज दैट इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो मतलब ये जो दो कंट्रीज हैं, स्पीकिंग अबाउट श्रीलंकन प्रेसिडेंट Ranil Wickremesinghe's visit to India in July, when two countries unveiled an economic partnership vision statement that includes maritime, air, energy, trade and people-to-people connectivity। इन्होंने यहाँ पर कहा कि economic partnership vision जो कि हमने इस अग्रीमेंट पे साइन किया था, ये जो हमने स्टेटमेंट दिया था इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हमने ये कहा था कि हम जो है मैरी टाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो है वो सारी ही चीज़ें एस्टैब्लिश करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप कर देख सकते हो कि ट्रेड की बात हुई, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात हुई, एनर्जी की बात हुई, यानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने की बात हुई। तो ये सारी चीज़ों को जो है करा जा सकता है। लैंड कनेक्टिविटी अगर हो जाएगी तो बहुत ही ईजिली तरीके से और बहुत ही बेटर तरीके से इस काम को किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी पॉइंट कहा जा रहा है कि श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा होप लगा करके बैठा है कि जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो उसी तरीके से हमारी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एंड हम जो है ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक हमारी जिस तरीके से, मतलब हमारी ही सेइंग कि हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम उस क्राइसिस वाइज सिचुएशन से बाहर आ सके। एंड ये तभी सभी चीज़ें तभी होंगी जब बिल्ड कॉजवेज, दिस ब्रिजेस, पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस और ये जो लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया से वहाँ पे इंडिया में ट्रैवल करना और इंडिया से श्रीलंका में आना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली और सही तरीके से हो सके। तो ही इज़ एक्चुअली फोकसिंग ऑन एवरी, ये सारी ही पॉइंट्स को लेकर के ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेल कि लैंड कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करा गया है, दैट इज द 13th अमेंडमेंट। ओके, 13 अमेंडमेंट जो है इसको क्या, ये अमेंडमेंट फॉर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ द तमिल मेजॉरिटी एरियाज। देखिए यहाँ पर ये जो 13 अमेंडमेंट है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा जो है वो बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसको लेकर के कि 1978 कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1978 श्रीलंका हैड ए यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे जो है यूनिटरी गवर्नमेंट थी श्रीलंका में, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, सारा पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, सारा पावर क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ पे सेंट्रल, सारा का सारा पावर कहाँ पे है, सेंटर पे है, यूनिटरी गवर्नमेंट। हमारा ऐसा नहीं है। ठीक है,
हमारा ऐसा नहीं है। हम पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है, पूरी तरीके से सेंट्रल भी नहीं है, हमारा जो काशी फेडरलिज्म है यहाँ पर। नाउ तमिल माइनॉरिटी जो है, देखो माइनॉरिटी नंबर्स के बेसिस पे कहा जा रहा है, तो श्रीलंका में माइनॉरिटी कौन है, तमिल माइनॉरिटी है, और ये कहाँ पर है, श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में है, ठीक है। कहाँ पर आपको ये तमिल जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पोर्शन जो है यहाँ पर इनकी संख्या काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सिन्हलीज। सिन्हलीज जो है वो वहां के लोग हैं, ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो सिन्हलीज, ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी कि नॉर्दर्न प्रोविंस में 93.9%, दिस इज द ओल्ड डेटा एक्चुअली, बट यू कैन इमेजिन कि ये जो है ये सारा प्रोविंस में यू कैन फाइंड कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है दैट इज दी that is of the Tamilians only, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड है तमिल माइनॉरिटी, कहाँ पर ज़्यादातर इनकी पॉपुलेशन आपको नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो प्रोविंसेस है श्रीलंका की वहाँ पर पाई जाएंगी। अब ये जो है सिन्हलीज वो हमेशा से ओवर द कंट्रोल दे वांटेड टू हैव इन देयर हैंड मैक्सिमम कंट्रोल। तो तमिलियंस जो है जो एक्चुअली वहाँ पर गए थे किस रीज़न से, ब्रिटिशर्स उनको लेकर के गए थे फॉर दी प्लांटेशन थिंग एंड ऑल। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहाँ नहीं लेकर गए, एवरीवेयर, जस्ट लाइक द अफ्रीकन्स दे टुक द चीप लेबर, उनको जहाँ मिले जबरदस्ती मिले, चीप क्या पैसे भी देते हुए थे क्या, दे यूज टू टेक देम। तो वहाँ पे ये तमिलियंस जो थे उनको लेकर के गए। ऑब्वियसली आप जहाँ पे रह रहे हो, खा रहे पी रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वहीं पे ही सेटल हो जाते हो। तो दीज पीपल दे फाउंड नो वे इन ऑर्डर टू कम बैक। तो जनरेशन बाय जनरेशन 200 साल राज किया उन्होंने, ठीक है। तो जनरेशन बाय जनरेशन दे बिकेम द पार्ट ऑफ दैट एरिया ओनली। तो यहाँ पर जो है हमेशा एक स्कफल रहता था राइट्स को लेकर के, एंड जो ग्रेटर ऑटोनॉमी है वो एक जगह पे ही एक ही जगह पे बंद करके रह गई थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के तो यहीं पे ही जो है सिविल वॉर का सिचुएशन बन गया, एंड सिविल वॉर हुआ भी। LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है इनके बीच में, LTTE आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है इन लोगों के बीच में काफ़ी लंबा टाइम जो है वो स्कफल चला। फिर 13th अमेंडमेंट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड इंडो श्रीलंका अकॉर्ड जो है 1987 में, जो कि राजीव गांधी और प्रेसिडेंट JR जयवर्धने ने, जो कि उस टाइम प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, राजीव गांधी और इनके बीच में जो है ये अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके तहत ये 13th अमेंडमेंट जो है वो लेकर के आया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस अकॉर्ड का, इन ऑर्डर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, एंड टू ट्रांसफर सर्टेन पावर्स, कुछ जो पावर्स है, देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े चेंजेस करना एंड कुछ पावर्स जो है वो ट्रांसफर करना। कुछ पावर्स किनको ट्रांसफर, मतलब कौन से पावर्स को ट्रांसफर करना, व्हेन इट कम्स टू द पावर्स इन द एग्रीकल्चर एंड दैट ऑफ द हेल्थ टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्रीज 9 प्रोविंसेस। जो कंट्री श्रीलंकन जो कंट्री है पूरी 9 प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी। तो वहां पे उन्होंने कहा कि अब उनको भी जो है थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जिसमें कि एग्रीकल्चर और हेल्थ के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस करके ये पॉइंट कहा था। क्यों कहा, क्योंकि सारी की सारी चीजें पहले क्या थी, सेंट्रलाइज थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती कि तो जो मेजॉरिटी है उनके हिसाब से वो सारा काम करते थे, क्योंकि वो इनके फेवर में रहेंगे तो दे विल ऑलवेज बी इन द पावर, राइट। एंड हमेशा जो है सिन्हलीज एंड तमिलियंस के बीच में जो है एक स्कफल हमेशा से रहा है, एक जो टाइट एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा से रही है उसकी वजह से। नाउ जो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी जो है वो हमेशा बचा करके रखनी चाहेगी। नाउ एडिशनली ये जो अकॉर्ड था, इट ऑल्सो एम्ड इन ऑर्डर टू सीक द कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन टू द ऑनगोइंग श्रीलंकन सिविल वॉर इन द श्रीलंका। सिविल वॉर थी श्रीलंका में चल रही, उसमें उस टाइम LTTE और श्रीलंकन
गवर्नमेंट के बीच में कि किस तरीके से जो है इस चीज़ को भी रिजॉल्व किया जाए। एंड यू कैन रिमेंबर कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी डेथ भी हुई थी, उनका मर्डर भी हुआ था। Now, in order to enable the devolution of power as per the Sri Lankan Constitution, 13th Amendment जो है ये पावर, जिस तरीके से श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को दिया गया था गवर्नमेंट को, इस चीज़ को क्या करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, इसको मतलब एक तरीके से पावर्स जो है थोड़ी कम करने के लिए 13th अमेंडमेंट जो है वो लेकर के आना पड़ा था। अब इसमें और कौन कौन से क्लॉजेस थे, इसमें ये भी क्लॉजेस था कि तमिल और इंग्लिश जो है इसको भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया जा सके, सिन्हला के साथ साथ। सिन्हला इनका ऑफिशियल लैंग्वेज था, इसके अलावा तमिल और इंग्लिश भी बनाया जाए। अब यहाँ पर एक चीज रिमेंबर नाउ, प्लीज डू माइंड दीज थिंग कि जो उर्दू है, जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्ट, ये जो आज का हमारा बांग्लादेश है और पाकिस्तान, तो इनके बीच में जो पहली जो एक खाई बननी शुरू हुई थी, जो दरार बनने शुरू हुए थे, दैट एक्चुअली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू बना दिए थे। नाउ बट व्हेन इट कम्स टू द ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेशी, तो ये सभी बांग्ला भाषी थे, दे used to speak Bangla, the Muslims, everyone, these people, they used to speak Bangla। तो अब उनको स्पेसिफिकली जो है प्रेशराइज करना कि नहीं भाई आप जो है उर्दू बोलो, हाउ वुड दे बी एबल टू डू दैट, राइट। तो दे वांटेड कि नहीं भाई हमारा जो लैंग्वेज है उसको भी अपनाया जाए। तो सोचो कि एक बहुत बड़ा वजह होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा वजह था जिसकी वजह से जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे ही जो हमारी पूरी कंट्री का डिवीजन है वो भी उसी हिसाब से हुआ, जो स्टेट्स बने हैं, नॉट द डिवीजन, दैट इज नॉट द राइट वर्ड दो। तो जो डिफरेंट स्टेट्स बने हैं वो भी लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पे ही बने। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो इस अकॉर्ड में तमिल और इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात करी थी। इसके अलावा जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं, अगस्त 15 1987 तक यहाँ पर जो इमरजेंसी का सिचुएशन, यहाँ पे जो इमरजेंसी लगा के रखी हुई थी उसको हटाने की बात करी गई। मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनको डिसआर्ममेंट करने के, मतलब उनको हथियार से जो है एकदम हथियार यूज ना करे, वो एकदम ही हथियार फिनिश ऑफ करने की बात थी। एंड ग्रांटिंग जनरल एमनेस्टी टू पॉलिटिकल एंड अदर प्रिजनर्स हेल्ड इन कस्टडी अंडर द इमरजेंसी लॉज। तो इमरजेंसी लॉ लागू करने की वजह से जो भी लोग पॉलिटिकल या फिर जो भी दूसरे प्रिजनर्स है जिनको कि कैद करके रखा गया है जेल में बिकॉज ऑफ दिस थिंग, उनको जो है छोड़ दिया जाए। इसके अलावा इस अकॉर्ड में ये भी कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी पॉइंट आउट किया कि दे वुड सपोर्ट एंड गारंटी द रेजोल्यूशंस व्हाइल कोलैबोरेटिंग इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, कि ये जो भी पॉइंट्स बोले जा रहे हैं इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी दे विल बी हेल्पिंग आउट। एंड कॉन्सिक्वेंटली जो तमिल ग्रुप्स थे श्रीलंका के, वो उन्होंने बहुत सारे अपील्स जो है वो इंडिया से करने स्टार्ट कर दिए। एंड अभी जो है क्या बात हो रही थी, 13th, ये जो अकॉर्ड है, अकॉर्ड की वजह से जो 13th अमेंडमेंट है इसको कंप्लीटली अप्लाई करने के लिए बात करी जा रही थी। ओके, राइट, सो दीज आर द पॉइंट्स। एंड अभी तक जो है वो उतना फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, अभी भी जो है वो दरारें बरकरार हैं। एंड ये जो डेवोल्यूशन करने की बात करी थी, सब्सटैंशियली दे हैव नॉट बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड विथ दैट मच इफेक्टिवनेस एंड ऑल। सिन्हला प्रोविंसेस जो हैं वहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ द ग्रास रूट्स पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ओवर हियर। बट वहीं पे ही जो नॉर्थ एंड ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ओनली। ज़्यादातर जो है वहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं के अंडर जो है वो डायरेक्टली रहते हैं, ईस्टर्न एंड जो नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न पोर्शन है। बाकी सारी जगहों पे जो है रेगुलर इलेक्शन होते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द मेजर कंसर्न ओवर हियर। Now we are moving towards the editorial.
एडिटोरियल एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो है रिसेंटली मॉस्क में पाकिस्तान के बम जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई। 74 लोग जो है वो इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पता चल रहा है कि लोगों की डेथ हो गई है। ये जो मॉस्क पेशावर में है, कहाँ पे, खैबर पख्तून रीजन, जो खैबर पख्तून रीजन है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये अटैक हुआ था। तो यही सारी पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में किस तरीके से हो रही हैं। एंड ये जो प्रोविंशियल पुलिस है, इन्होंने कहा है कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासन, ISK, इस्लामिक स्टेट खुरासन, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़, इस अटैक के पीछे। इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है वो इसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज व्हाट दे मीन टू say this thing. Now over here is that in a sense Pakistan is now paying heavy, यहाँ पे अब हमको ना मेन चीज यहाँ पे तो चलो ठीक है वो अटैक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट वो जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट कह रहे हैं। एक बार हेनरी सॉरी जो क्लिंटन है उन्होंने एक बात कही थी जो कि बहुत ही सही बात कही थी, कि अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने बैकयार्ड में यू विल बी हैविंग अ स्नेक, आप जो अपने बैकयार्ड में जो है आप एक स्नेक को पाल रहे हो और आप ये सोचो कि वो स्नेक जो है वो पड़ोसी को ही जा करके काटेगा, आपको नहीं काटेगा, यह बहुत ही गलत सोच में, बहुत ही गलत सोच, बहुत ही गलत सोच रहे हो एक्चुअली। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ टू पाकिस्तान। तो ये हमेशा टेररिज्म को, जो ये गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म हमेशा बोलते रहते थे, तो वही पॉइंट जो है अब यहाँ पे इस चीज को रेज किया जा रहा है कि कुछ देयर इज नथिंग लाइक दैट गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, टेररिज्म इज टेररिज्म। तो यही चीज कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, इट इज नाउ पेइंग अ हेवी प्राइस फॉर इट्स डेकेड लॉन्ग स्ट्रैटेजी ऑफ सपोर्टिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल गोल्स। जियोपॉलिटिकल गोल्स को अपने जो है बेटर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को हमेशा से जो सपोर्ट किया था इन ऑर्डर टू गेन द बेनिफिट्स, बट नाउ दे आर पेइंग दी हैवी प्राइस फॉर दैट। जब ये अफगानिस्तान एंटी कम्युनिस्ट सिविल वॉर जब चल रहा था, मतलब अफगानिस्तान में एंटी कम्युनिस्ट सिविल वॉर जब चल रहा था, तो पाकिस्तान ने काफ़ी खुल करके मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था एंड इन्होंने उनको वेपन भी सप्लाई किए थे और ट्रेनिंग भी दिए थे। ये जो अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था उस चीज़ को लेकर के अर्ली 1990s में दिस मुजाहिदीन सिविल वॉर हुई। पाकिस्तान ने इस चीज को भी, पाकिस्तान बैक द इमर्जिंग तालिबान देन, यहाँ पर क्या हुआ, इंट्रा मुजाहिदीन सिविल वॉर जब हुआ वहीं पे ही, ठीक है, तब यहाँ पर इन्होंने तालिबान को जो है अच्छा खासा हेल्प किया। एंड जब ये तालिबान जो है व्हेन इट टॉपल्ड इन द यूएस इन्वेजन इन 2001, पाकिस्तान प्लेड अ डबल गेम ओवर हियर। यहाँ पर क्या हुआ कि जब 2001 में अटैक हुआ था यूएस में, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने डबल गेम किया कि हम भी जो है वो पीड़ित हैं इस चीज़ से, ज्वाइनिंग अमेरिकाज वॉर येट हार्बरिंग द तालिबान ऑल्सो। यहाँ पे जो यहाँ पे अमेरिका का भी सपोर्ट कर रहे हैं और इस साथ तालिबान को बोले जा 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 हम हैं तेरे साथ, ठीक है, और यहाँ से जो है अमेरिका का भी साथ दे रहा है। तो इट वाज लाइक डबल गेम, डबल फेस है ना टू। खैर, नाउ विदाउट पाकिस्तान एक्टिव सपोर्ट, अगर पाकिस्तान का एक्टिव सपोर्ट नहीं रहता तो तालिबान आज जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे वो कभी नहीं होता। तालिबान वुड नेवर हैव बीन एबल टू रिटर्न टू द पावर, बट डेकेड्स ऑफ सिविल वॉर, अब ये जो जिस तरीके से सिविल वॉर इतना लंबे टाइम पीरियड के लिए जो चला है, इसकी वजह से जो मुस्लिम यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के रीजन में जो रह रहे हैं वो बहुत रेडिकलाइज हो गए हैं, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। जो जो रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो यूज़ करती हैं। Also posing a kind of security threats to the Pakistani establishment also, because they are not in any mood in order to टिक कि हाँ भाई आप थोड़ा सा कोई लिबरल काम कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट।
2014-15 में पाकिस्तान ने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था बॉर्डर रीजन में, एंड यहाँ पर इन्होंने किस लिए ये काम किया था, कॉम्बैट ऑपरेशन, पाकिस्तान तालिबान जो बना था उस चीज़ को क्रश करने के लिए। लेकिन तालिबान जो है वो रिटर्न किया अफगानिस्तान में, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, देयर पाकिस्तानी ब्रेथरन एंड अलाउड द this Islamic State Khorasan to emerge as the most powerful armed opposition to the Taliban regime in the काबुल। अब काबुल में जो है इनके अगेंस्ट में ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है, एंड इनके जो ये जो तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान जो है वो इनके अगेंस्ट में जो है अब खड़े हो गए हैं बहुत ही पावरफुल वे में। एंड द पोरस बॉर्डर्स, ये जो पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दोनों कनेक्टेड है, कोई खास तो बॉर्डर है नहीं उन लोग के बीच में, तो इसकी वजह से use the support of militancy in former was now used to terrorists to spread the terror across the फ्रंटियर। अब ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स आराम से ये लोग जो है यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्प्रेड द टेररिज्म इन दी वेरियस पार्ट्स एज वेल। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पर इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस द। अब यहाँ पर ये जो पाकिस्तानी तालिबान है और इस्लामिक स्टेट खुरासन है, ठीक है, ये सभी जो है वो एक तरीके का टू फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंज पोज कर रहे हैं टू दैट ऑफ दी पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जो है अब ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गया है कि जिसको पाल करके आराम से बड़ा कर रहे थे कि भाई ये किसी और को जाके काटेगा, किसी और को तंग करेगा, लेकिन अब जो है वो इन्हीं को ही परेशान करने में लगा हुआ है। नाउ फॉर द परमानेंट पीस, पाकिस्तान अब यही कर सकता है कि ये जो कहता है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का जो टैग दे करके अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन बनाने की कोशिश करने की पहले कोशिश कर रहा था इतने टाइम से, अब इस चीज़ से इसको बाहर आना चाहिए। नाउ दे आर सपोज टू लुक इन दिस वे कि देयर इज नथिंग लाइक दैट ऑफ द गुड और द बैड, देयर इज द ओनली वन थिंग कि भाई ह्यूमैनिटी को सफ़र करना पड़ रहा है तो यू हैव टू डील अकॉर्डिंगली ओनली। ओके, उसी चीज को समराइज फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकैलिब्रेटिंग इंडिया क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पर क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के। गवर्नमेंट जो है वो एलपीजी अडॉप्ट करने की बात कर रहा है अर्बन हाउस होल्ड्स में, एंड फॉर द रूरल एंड द पुअरर हाउस होल्ड्स ऑल्सो, क्योंकि लकड़ियों का जब आप इस्तेमाल करते हैं देन डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर योर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो एंड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। ग्रामीण वितरक योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, रूरल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बेस के तौर पे जो है ये काम कर रहे हैं। एलपीजी कनेक्शन की जब हम बात करते हैं इंडियन हाउस होल्ड्स में, यहाँ पर काफ़ी हद तक रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। फिस्कल ईयर 23 में यहाँ पर हमको रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब चैलेंजेस की क्या बात आ रही है यहाँ पर एलपीजी अडॉप्शन और सब्सिडीज़ को लेकर के कि भाई यहाँ पर कमी जो है वो क्यों है, कमी है तो क्यों है। तो जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक हुआ और जो राइजिंग क्रूड एंड प्रोडक्शन प्राइसेस हैं, इन सभी की वजह से एलपीजी का जो यूसेज है उस पर भी इम्पैक्ट देखने के लिए हमको मिल रहा है। एलपीजी का कंजम्पशन है, इसके लिए सब्सिडी जो प्रोवाइड करी जा रही थी, दिस हैज़ ऑल्सो बीन विड्रॉन फ्रॉम ऑल कंज्यूमर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक के दौरान जो है वो जितने भी कंज्यूमर्स थे उन सभी से जो है ये सब्सिडी वापस ले ली गई थी। ओके, इकोनॉमी तो उस टाइम काम हो नहीं रहा था कुछ खास, तो सब्सिडी वहां से वापस ले ली गई थी हर किसी से। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल कंज्यूमर्स, जिसमें कि पुअर लोग भी आते हैं, रूरल पीपल ऑल्सो कम अंडर देयर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है यहाँ पर इन्होंने प्रॉमिस किया कि 3 फ्री सिलेंडर्स जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड ये उज्ज्वला योजना में भी अंतर्गत ये कब फिस्कल ईयर 21 में ये सारी चीज़ें करने की बात करी थी। अब एलपीजी इंपोर्ट
के हम जो एलपीजी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं तो उसके ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइसेस अकॉर्डिंगली हाई होती रहेंगी। जिस तरीके से हम बाहर से जो ऑयल पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं तो उनकी प्राइस वहाँ पे पर बैरल जिस तरीके से राइज करती हैं तो यहाँ पे उनका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। वैसे ही हम एलपीजी को भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर पे जिस तरीके से इंक्रीमेंट होगा तो इंडिया में भी उसका जो है एक इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। एंड यही काम यहाँ पे हो रहा है, दैट द प्राइसेस हैज बीन सिग्निफिकेंटली राइजिंग ओनली। अब यहाँ पे जो डाइवर्सिटी की बात कर रहा है क्लीन कुकिंग को लेकर के, यहाँ पर ये कह रहे कि क्लीन कुकिंग को जो अडॉप्ट कराना है तो हमको बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे कि इंडक्शन कुकटॉप्स है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं डिस्पाइट दैट ऑफ द फ्लेम बेस्ड कुकिंग ओनली। रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं विद द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन शिफ्ट टू द स्पेसिफिक कुकिंग नीड्स। जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये उसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट चीपर दैन दैट ऑफ द एलपीजी ऑल्सो। सो इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सही है तो उसको अडॉप्ट करने के लिए लोगों को बोला जाए, उनको एनकरेज किया जाए। इसके अलावा ट्रांजिशन टू कुकिंग टू ई कुकिंग, ठीक है, could be encouraged also by telescopically increasing LPG prices beyond a threshold, creating a demand for e-cooking technologies। अगर LPG की prices increase हो जाएंगी और यहाँ से हम इंडक्शन कुकिंग इस टाइप की जो इलेक्ट्रिकल कुकिंग मेथड्स जो हैं उसको प्रमोट करते रहेंगे और LPG की prices काफ़ी हाई रहेंगी, then definitely people will adopt this rather than this। ओके, तो इस वजह से जो है हम ऐसा कुछ काम जो है वो कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्ट्रैटेजीज एंड प्रॉपर एंड बेनिफिट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो अर्ली अडॉप्टर्स है अर्बन एरियाज में, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हैं वो उसकी यूज़ कर रहे हैं एंड द सेम कुड बी डन ओवर देयर इन दी रूरल एरियाज एज वेल। टारगेटेड सपोर्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स शुड ऑल्सो बी देयर, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करे, राइट, एंड उसको जो है प्रमोट करने की कोशिश करे, तो दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल चूल्हा जो लकड़ियों से जलती है उसको रिप्लेस करने की बात करी जा सकती है फॉर द ई कुकिंग एंड ऑल। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन, सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन taught over there, said over there। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में रैंसमवेयर अकीरा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वाई हैज़ गवर्नमेंट इशूड अ वार्निंग अगेंस्ट इट, सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू कवर ओवर हियर कि भाई गवर्नमेंट क्यों जो है इसको लेकर के कंसर्न रेज कर रही है। सो जो सर्ट इन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, इन्होंने रैंसमवेयर अकीरा जो है इसके खिलाफ अलर्ट इशू कर दिया है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने डेटा है उसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका नाम ये अकीरा कैसे पड़ा, ठीक है, ये अकीरा इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं डॉट अकीरा, ठीक है, जैसे आप डॉट PPTX देखते होंगे फॉर द PPT एंड ऑल, डॉट JPEG देखते हैं फॉर द इमेजेस एंड ऑल, राइट, तो उसी तरीके से ये एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाता है, ये डॉट अकीरा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फाइल को एक तरीके से एनक्रिप्ट कर देते हैं और वो फाइल को ये आपके सिस्टम से इस तरीके से गायब कर देंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे कि आप उसको जो है दोबारा यूज़ ना कर सको। ना इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, ठीक है, अगर आप जो है यूज़ करना चाहते हो तो यू हैव टू पे द रैंसम, उनको पैसे देने होंगे। तो ये क्या करते हैं, अकीरा रैंसमवेयर विंडोज़ जो है उसको अटैक कर रही है। ये एक रैंसमवेयर है, इट क्रिएट अ रैंसमवेयर नोट एंड डिलीट विंडोज शैडो वॉल्यूम कॉपीज ऑन अफेक्टेड डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस अफेक्टेड है वहाँ से वो डेटा डिलीट करके वहाँ पर जो है एक नोट छोड़ देती है डॉट अकीरा एक्सटेंशन, उसको आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, एवरीथिंग इज गॉन एंड द नोट विच यू गेट इज दैट कि यू हैव टू पे दिस मच इन ऑर्डर टू गेट योर डेटा बैक, अदरवाइज इसको जो है हम डार्क वेब पे डाल देंगे। So ransomware is designed to close processes or shut down Windows services that may keep it from encrypting files
ऑन दी अफेक्टेड सिस्टम, एंड ये जो फाइल्स जो है अफेक्टेड सिस्टम की उसको एनक्रिप्ट कर देंगी, एंड ये वीपीएन सर्विसेज यूज करती है। वीपीएन सर्विसेज हम लोग एक बार बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो वर्चुअल नेटवर्क ये यूज करती है, तो इसकी वजह से यू वोंट बी एबल टू सी कि भाई कहाँ से ये सारी चीजें जो हो रही हैं। सो स्पेशली व्हेन यूजर्स हैव नॉट एबल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भाई आप लोग जो है कर लो अपने अपने ईमेल के लिए, सब लोग जो है अपने लॉगिन के लिए, राइट यही कह रहा है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहां पर नहीं है वहां पर ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, एंड ये बहुत ही आराम से ये जो यूजर्स है उसको ट्रिक कर रहा है। एक बार ये जो रैंसमवेयर है डिवाइस को अफेक्ट कर लेती है, तो ये क्या करेगी, जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको या तो ये ले लेगी, ठीक है, इसको या तो स्टील कर लेगी या फिर ये एनक्रिप्ट कर देगी उन सेंसिटिव डेटा को, एंड इसके बिना पर दे विल बी आस्किंग फॉर अ रैंसम। अदरवाइज दे से कि हम जो है ये सारा इंफॉर्मेशन डार्क वेब जो है उसके ऊपर डाल देंगे। एंड यहाँ पर ये जो भी रैंसमवेयर है ये क्या करता है, विंडोज शैडो वॉल्यूम कॉपीज को अफेक्ट करती है इस डिवाइस को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से जो चीज़ों को है वो गायब कर देती है, एंड उन दोज थिंग्स जो विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको। दिस इज एक्चुअली स्पेसिफिकली इम्पैक्टिंग दोज पार्टीज जो कि अच्छी खासी पैसे जैसे कॉर्पोरेट्स हैं एंड ऑल, उनको ये अफेक्ट कर रही हैं, बिकॉज दे आर स्टीलिंग देयर डेटा। उनका जो पैसा है वो ले रही है, उनका जो डेटा है वो ले रही है, जैसे रियल एस्टेट हो गए इन सभी के। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, दे फेस प्रॉब्लम, बिकॉज विदाउट डेटा दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, है ना। It is designed to not encrypt program data, recycle bin, boot system, volume information and other folders instrumental in the system availability. It also avoids modifying Windows system files with extensions like .sin, .msl, .exe, इन सभी को जो है ये मॉडिफाई कर सकती है। जैसे ही कोई सेंसिटिव डेटा उसको स्टील कर लिया जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है, तो वहां पर ये एक टेक्स्ट छोड़ देती है, akira_readme.txt, इसको छोड़ देती है, एंड वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलता है कि भाई आपका जो है सारा सामान गायब है, अब नेगोशिएशन उस चीज को लेकर के करना पड़ेगा। हर एक विक्टिम जो है वो नेगोशिएट करता है, गिवन अ यूनिक नेगोशिएशन पासवर्ड टू एंटर इनटू द थ्रेट एक्टर्स टॉर साइट। उसकी जो साइट पे एंटर करने के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है, एंड वहां से नेगोशिएशन होती है कि क्या किस तरीके से पैसे का जो है लेना देना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अपने आप को जो है कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ ओनली इफ यू हैव अपडेटेड योर सिस्टम। अपने जो सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखिए, अप टू डेट जो कहते हैं ना, एकदम वैसे उसको रखिए, अपडेटेड रखिए। डेटा जो है उसकी ऑफलाइन बैकअप भी रखिए, जो भी क्रिटिकल डेटा है उसका एक ऑफलाइन बैकअप भी रखिए, सो दैट यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर किसी तरह की कोई डेटा लॉस होती है किसी अटैक की वजह से। यूजर्स को ये एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उसको अपडेट करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, विथ वर्चुअल पैचिंग फॉर लेगेसी सिस्टम्स एंड दैट ऑफ द नेटवर्क्स। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया है कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल device usage policy in place, and data at rest and data in transit encryption also, data in rest and data in transition जो ट्रांसफर भी हो रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर के आप जो है थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी एंड जो थोड़ा सा केयरफुल होकर के ये सारा काम करिए। विथ ब्लॉकिंग अटैचमेंट फाइल टाइप्स जो .exe, .pif और .url हैं, इन सभी को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इसमें मैलिशियस कोई भी चीज़ हो सकती है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो एवरीथिंग विल बी डाउनलोडेड। द एजेंसी हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स ऑफ क्रिटिकल नेटवर्क्स और सिस्टम्स, स्पेशली डेटाबेस सर्वर्स एज वेल। सो दिस इज इट फॉर आवर डेली न्यूज़ एनालिसिस। सारी चीज़ें मैम बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट तरीके से और इन्फॉर्मेटिव तरीके से पढ़ाती थी, है ना, यही चाहिए था आपको, तो आई एम बैक विद दैट। आई होप यू पीपल आर लाइकिंग इट, डू गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट।